बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की क्लास है बच्चों। और चैप्टर का नाम है पौध संरक्षण फर्स्ट। जी हाँ बच्चों, पौध संरक्षण फर्स्ट जो चैप्टर है आपका न्यू ब्लूप्रिंट 2021-22 के अनुसार यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें से आपके 2 OT तथा 1-2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और अथवा भी इसी चैप्टर से आएगा। तो बच्चों 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और चैप्टर में भी आपके मिलने वाले हैं। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं रोज़ के, सर वीडियो नहीं आया। तो बच्चों क्या होता है, समय नहीं मिल पाता, उस वजह से वीडियो समय से नहीं मिल पा रहे हैं। आप परेशान ना हो, पूरा कोर्स कराएंगे हम आपको तीनों सब्जेक्ट का। देखो हिंदी इंग्लिश का बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश पढ़ाओ। तो बच्चों हिंदी इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते। रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हिंदी और इंग्लिश की, तो हम आपको एग्ज़ाम जब स्टार्ट होंगे, जैसे फरवरी में एग्ज़ाम है तो जनवरी में हम आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश के वो दे देंगे। आप परेशान ना हो हिंदी इंग्लिश के लिए। नहीं तो आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से भी हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर के, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि 6माही परीक्षा आ गई है, बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 6माही परीक्षा आपकी भले ही आ गई है, हम 6माही परीक्षा के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, ना ही कोई क्वेश्चन देते हैं 6माही परीक्षा के हिसाब से। सिर्फ हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों। तो 6माही के चक्कर में ना पढ़ें आप लोग। क्या हो जाएगा 6माही में 95% बना लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या, है ना। तो उस चक्कर में ना पढ़ें आप लोग, बोर्ड की तैयारी करिए, ठीक है ना। 6माही परीक्षा की तैयारी इसी से करते रहिए। बाकी आपको पता ही कि 6माही परीक्षा में लगभग जो कोर्स आएगा वो 70% आएगा, 10-12 चैप्टर तक आएगा। तो हम उन जब तक कोशिश करेंगे कि उतना अब कोशिश करा दें आपको। नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, पुरानी वाली वीडियो से पढ़ लीजिए आप लोग, उनसे आपका काम हो जाएगा 6माही के लिए। क्या है कि मतलब अभी पढ़ाइए, ये क्या मतलब होता है। बहुत सारे बच्चे जो मैसेज करते हैं, बस उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप 6माही के चक्कर में ना पढ़ें, बोर्ड की तैयारी करें। 2 महीने बचे हुए हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। बड़े अच्छे तरीके से आप समझें, और कहीं समस्या आए, वैसे समस्या नहीं आना चाहिए, समस्या आती है तो आपको पता ही है क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों हम बात करते हैं पौध संरक्षण। चैप्टर का नाम ही पौध संरक्षण है, तो हम बात करेंगे पौध संरक्षण की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पौध संरक्षण किसे कहते हैं। बच्चों पौध संरक्षण क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। पौध संरक्षण फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उनकी खरपतवारों, रोगों, कीटों से रक्षा करना ही पौध संरक्षण कहलाता है। सीधे से अगर हम बात करें ना, पौध संरक्षण क्या होता है कि भाई आपको पता है हमारे खेत में सबसे 3 चीज़ों से नुकसान होता है। खरपतवारों से, मतलब जो चारा उग जाता है उससे, दूसरा रोगों से और कीटों से। अगर इन तीनों चीज़ों का हम संरक्षण, मतलब तीनों चीज़ों का क्या कर लें, रोकथाम कर लें, तो हमारा 100% प्रोडक्शन होगा। समझ रहे हैं ना बात को। कीट, रोग और खरपतवार 3 चीज़ें, इनका अगर हमने 100% क्या कर लिया, रोकथाम कर ली ना, तो 100% प्रोडक्शन आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब वही तो कर रहे हैं, उन तीनों का अगर हम लोग क्या कर लें, नियंत्रण कर लेना, तो वही आपका क्या है, पौध संरक्षण है। पौधों की रक्षा करना हो गया। क्लियर। तो पौध संरक्षण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए बच्चों 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने उसी हिसाब से पूरे क्वेश्चन बनाए हैं। आप बिल्कुल परेशान न होइए, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आते चलेंगे। आगे बात करते हैं पौध संरक्षण के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो बच्चों प्लांट प्रोटेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, पौध संरक्षण फसल उत्पादन को बढ़ाता है। जी हाँ भाई, हम रोगों, कीटों एवं खरपतवारों को नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा फसल उत्पादन तो बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें। तो सेकंड है, फसलों में रोग एवं कीट कम लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, सही बात है, क्योंकि जब उनका ही नियंत्रण कर रहे हैं तो बिल्कुल कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल बच्चों। तो रोग एवं कीट कम लगते हैं। दूसरा आपका महत्व हुआ। तीसरा महत्व है बच्चों आपका, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। जी हाँ बच्चों, किसान की जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार होता है। मतलब आप लोग एक चीज़ को समझिए कि रोग एवं कीट खरपतवार जो भी हैं, अगर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा,
पूरी अच्छी प्रकार से प्रोडक्शन होगा। जब अच्छी प्रकार से फसलों का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। आर्थिक स्थिति का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? मतलब किसान पैसे वाला बन जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब पैसे वाला का मतलब ये है कि उसके पास आमदनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी एक तरीके से अच्छी वाली, ठीक है ना, ये चीज़। चलिए आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की। बाजार में फसल के दाम अधिक मिलते हैं। जी हाँ, पोष संरक्षण का चौथा महत्व है कि मान के चलिए, क्योंकि बाजार में दाम क्यों अच्छे मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कोई किसी प्रकार के खरपतवार नहीं होंगे, किसी प्रकार के कटे फटे बीज नहीं होंगे, है ना। तो मंडी में जब जाएगा तो उसके जो दाम है वो अच्छी प्रकार से किसान ले सकेगा और क्वालिटी बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी, इसलिए, ठीक है। तो पोष संरक्षण का क्या महत्व है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, खरपतवार किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। खरपतवार होता क्या है? जनरली गांव से हम लोग तो सब जानते हैं खरपतवार क्या होता है। जो चारा उग जाता है ना, चारा आप लोग देखते हो फसलों, वही खरपतवार है। इसमें उसको खरपतवार कहा जाता है, इंग्लिश में उसको वीड कहा जाता है। होता क्या एक्चुअल में बच्चों, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। क्या आप चारे को बोते हो? नहीं बोते हो, फिर भी उग जाता है, तो आप कह सकते हो कि बिना बोए उग जाता है। जी हाँ, जिनके कारण या जिसके कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। जी हाँ बच्चों, खरपतवारों से हमको लाभ कम और हानि ज़्यादा होती है। सब जानते हैं कि किसान को हानि ज़्यादा होती है खरपतवारों से। अगर हम बात करें तो खरपतवार क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, जो किसी भी प्लेस पर बिना सोइंग के आपके क्या हो जाते हैं, उगाते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, जिनसे किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। चलिए बच्चों, खरपतवार किसे कहिए तो आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, तो उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाया। देखिए आप लोग, पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, इसको आप सही कर लीजिए, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो पत्तियों के आधार पर खरपतवार बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होते हैं बच्चों वे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। सक्रिय पत्ती मतलब जिनकी पत्ती कैसी होती है? सक्रिय होती है। आप लोग सोच रहे होंगे सक्रिय का मतलब क्या है? सक्रिय का मतलब नैरो लीफ। नैरो मतलब आप लोग कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा दूब घास, तो देखा है ना, जैसे मैंने कहा दूब घास, मोथा, हिरनखुरी, गेहूं का मामा। तो बच्चों इसको, और गेहूं के मामा जो होता है ना, इसका बॉटनिकल नेम फ्लेरिस माइनर है, और इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसके बंदरा बंदरी भी कहते हैं, इसको गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो 2-3 नाम है, इसको जरूर याद रखना। जैसे अब गेहूं होता है ना, गेहूं के बिल्कुल सेम के सेम होता है, ऐसे गेहूं का मामा जो होता है, तो हम पहचान भी नहीं कर पाते। इसको नकलची खरपतवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नकलची खरपतवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां और गेहूं की पत्तियां लगभग सेम होती हैं, ठीक है। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। दूब घास आपने देखी है, दूब जो होती है ना, जिसका प्रयोग जो पशु तो खाती हैं, लॉन लगाने के लिए गार्डन्स में किया जाता है। और भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं बच्चों? सक्रिय पत्ती होती हैं, नैरो लीव्स होती हैं। अब आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, जैसे गेहूँ होता है ना, वैसी सक्रिय और भी सक्रिय पत्ती आपकी होती हैं। एक मेरी तरफ से और कर लीजिए कांस। कांस तो आपने देखा होगा बच्चों, कांस भी सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है। और ये जनरली कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा कि जैसे कहीं नदी या नदी के जो आपके किनारे होते हैं ना, उन पर उग जाता है। और इससे जो है रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। और गांव की भाषा में मैं यदि बात करूं कि इससे और भी चीज़ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कुची बनाई जाती है, जो आपकी क्या होती हैं? पुताई करने वाली। आप क्या बोलते हो आपके गांव में, मुझे नहीं पता, बस इतना ज़रूर है कि उनसे जो है वो भी बनाई जाती हैं, ठीक है। सेकेंड है बच्चों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कैसे होते हैं? वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। एग्जाम्पल में अगर यदि हम बात करें बच्चों, जैसे बथुआ है, लहसुआ है, मकोय है, आपका मकोय है, सत्यानाशी है, चौलाई है। तो इनकी बच्चों क्या होती हैं? पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा गलत हो गया। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग।
देखो क्या लिखा हो गया, बदमाशों का वर्गीकरण, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, सॉरी उसके लिए। बीज पत्र के आधार पर अब बात करते हैं हम लोग। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं एक बीज पत्रीय खरपतवार, जैसे हम बात करें दूब घास, मोथा, कांस, गेहूँ का मामा, ये सभी आपके एक बीज पत्री हैं। पहले एक बीज पत्री का मतलब समझिए आप लोग, ये होते क्या हैं बच्चों। इंग्लिश में इनको मोनोकोटिलीडेंस बोला जाता है। मोनोकोटिलीडेंस का मतलब होता है इनका जो सीड होता है ना, इनका जो सीड होता है मतलब बीज होता है ना, वो एक पार्ट्स में ही डिवाइड रहता है, मतलब उसको टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक फसल में एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे हमारा चना होता है, चना चना देखा है सबने, है ना। चना, उड़द, मूंग सब ने देखे होंगे। तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बीजपत्री ये नहीं होते, ये दो बीजपत्री होते हैं। यदि अब बताइए गेहूँ, गेहूँ को देखा है सबने, क्या गेहूँ के बीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या धान को किया जा सकता है, मतलब चावल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं सर कर देंगे, हम तो तोड़ देंगे उसको। भाई तोड़ना नहीं है, अपने आप उसको अलग होता है। अब देखिए चना में, देखिए आप दाल खाते हो, चना टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? उड़द, मूंग, मसूर, अरहर जो भी है, कहने का मतलब आप समझिए, एक बीज पत्रीय का मतलब ये होता है जिनका बीज दो भागों में न बंटता हो। तो खरपतवार भी इसी प्रकार के होते हैं, जैसे दूब घास, मोथा, कांस, गेहूं का मामा, इन सभी के बीजों को टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। पहली बात। एक बीज पत्रीय का मतलब एक और मैं बता देता हूँ आपको, समझ में आ गया। अब दो बीज पत्री का और देख लीजिए आप लोग। दो बीज पत्री खरपतवार जैसे बथुआ, खरबथुआ, मकोई, लहसुआ, इनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बीज पत्री है और दो बीज पत्री है, दोनों ही चीज़ उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। जीवन चक्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक वर्षीय खरपतवार, एनुअल वीड्स बोला जाता है बच्चों। एनुअल वीड्स कौन से होते हैं? एक वर्षीय खरपतवार मतलब सीधी सी बात है, वैसे वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेते हों, जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेते हों, है ना। एक वर्ष में ही उनका अंकुरण हुआ, एक वर्ष में ही बड़े हुए, फूल दिए, फल दिए, बीज दिए और ख़त्म कहानी, तो वो क्या है? एक वर्षीय है। जैसे हम बात करें बच्चों खरीफ के खरपतवार, रबी, जायद, तीनों ही सीजन के खरपतवार एक वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि रबी में जो सीजन होते हैं, जैसे अभी रबी सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे खरपतवार उग रहे होंगे, और जैसे ही आपकी फसल आएगी 3-4 महीने बाद, तो वो उनकी भी फसल आ जाएगी, मतलब उनका भी बीज आ जाएगा। तो कहने का मतलब 4 महीने में ही जीवन चक्र हो गया, एक साल की तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक साल में, एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं, वह एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल जैसे आपके खरीफ, रबी और जायद के खरपतवार, तो जितनी भी खरपतवार आते हैं रबी, खरीफ, जायद में, वो सभी आपके एक वर्षीय या एनुअल वीड्स होते हैं। क्लियर? सेकंड बात करते हैं दो वर्षीय खरपतवार बच्चों। दो वर्षीय मतलब इनको हम इंग्लिश में कहते हैं वेन्युअल वीड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेन्युअल वीड्स कहते हैं बच्चों। और वे खरपतवार जो जीवन चक्र अपना कितने दिन में पूरा करते हो? 2 वर्ष में पूरा करते हो। मतलब एक वर्ष तो वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हो, और दूसरे वर्ष वो क्या है? फूल एवं फल या बीज उत्पन्न करते हो। तो वो आपके वेन्युअल या 2 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं तो जैसे है आपकी जंगली जई और जंगली मटर, ये दोनों ऐसे वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरल आपको एग्जाम के पर्पज से उदाहरण बता रहा हूँ कि जंगली जई और जंगली मटर, ये दोनों ऐसे खरपतवार हैं जो कि 2 वर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? 2 वर्षीय खरपतवार होते हैं। बात करते हैं आगे बहुवर्षीय खरपतवार बच्चों। तो बहुवर्षीय खरपतवार, या इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इनको क्या कहा जाएगा? एनुअल हो गए, वेन्युअल हो गए, इनको बोला जाता है इंग्लिश में परनियल खरपतवार, परनियल बीड्स बोलते हैं। तो परनियल बीड्स कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्ष में करते हैं। देखो बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। तो बहुवर्षीय का मतलब ये है बहुत, मतलब जो जीवन चक्र अपना 2 से अधिक वर्ष में पूरा करते हैं, वो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो जैसे आपका मोथा है, कांस है, झरबेरी है, मकोई है।
अच्छा बच्चों, मोथा को बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, यदि आपको कोई खरपतवार नहीं पता है तो आपको इसको गूगल कर सकते हैं, गूगल पे उसको आप सर्च कीजिए और उसका फ़ोटो देख सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि आप गांव की भाषा में उसको कुछ और बोलते होंगे, यहाँ पे जो किताबी भाषा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होता है मोथा, कांस, एरन, खुरी, ये क्या है ना। तो आप परेशान ना हो, गूगल करें और उसका फ़ोटो देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये होता है। तो ठीक है ना, इस प्रकार से। और मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ, जैसे झरबेरी लिखा हुआ है बच्चों, तो झरबेरी क्या होता है। झरबेरी बच्चों आपने देखे होंगे गाँव में, आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो, पर हमारे गांव की बता देता हूँ मैं आपको। झरबेरी का मतलब होता है दरे, दड़े के बेर होते हैं ना, जो वो कांटे होते हैं, उसमें एक ही ऐसा कांटा सीधा और एक ऐसा कांटा होता है, तो उनको बोला जाता है झरबेरी। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं वो आई डोंट नो, है ना। तो ये आपके क्या हैं, आप इनको गूगल कर लिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, या फसल संबंध के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं वास्तविक खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड बोलेंगे। वास्तविक खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड कौन से होते हैं, वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती हो, हमेशा फसलों को क्या होता हो, लॉस होता हो, वे क्या कहलाते हैं, आपके वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं बच्चों। और वास्तविक खरपतवार कौन कौन से होते हैं, जैसे बथुआ, गेहूं की फसल में आपका जैसे मान के चलिए बथुआ हो गया, तो बथुआ आपका क्या है, वास्तविक खरपतवार है। क्या है, वास्तविक। मोथा भी आपका वास्तविक खरपतवार। तो जितने भी खरपतवार हैं सभी एब्सोल्यूट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपका प्रकार है वो है आपका रिलेटिव वीड्स, यानी संबंधित खरपतवार। बच्चों रिलेटिव वीड्स या संबंधित खरपतवार क्या होता है, अच्छी प्रकार से समझिए। जब किसी फसल में दूसरी फसल का पौधा बिना बोए उग जाता है, बिना बोए उग जाता है, उसे संबंधित खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल में सरसों का पौधा उगना, आप अभी गेहूं की फसल लगी है और उसमें कहीं ना कहीं देखोगे कि सरसों का पौधा होगा, मिल जाएगा आपको, है ना। तो वो क्या है, वो एक वीड है, समझ में आया ना, वो एक खरपतवार है। तो उसे कौन सा खरपतवार है भाई, वो रिलेटिव खरपतवार, रिलेटिव वीड है, संबंधित खरपतवार। क्लियर। तो संबंधित खरपतवार क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि चना के खेत में गेहूं, या सरसों के खेत में सरसों की फसल कड़ी है और उसमें चना हो गया है, चने के खेत में सरसों, कहने का मतलब है उसी सीजन का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोयाबीन के खेत में चना, ऐसा नहीं कर सकते, सीजन वही होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरा आपका जो प्रकार है रोगय खरपतवार। रोगय खरपतवार जो होते हैं, जब किसी फसल में उसी फसल की दूसरी जाति का पौधा बिन बोए उग जाता है, इसको बिन बोए कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए, दोनों को कर लीजिए, बिन बोए उगाता है, तो वह रोगय खरपतवार कहलाता है। जैसे आर्केल मटर की जाति के खेत में बोनविले मटर का पौधा उगना। बच्चों देखो मैं इसको कैसे समझिए आप इसको, जैसे मान के चलिए आपने कोई गेहूं की जाति बो रखी है, कौन सी बो, लोकमन बो रखी है, आपके खेत में बो रखी है, ठीक है ना। और उसमें कोई दूसरी जाति जैसे HD 2329 का कोई पौधा उग आया, पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे। भाई पहचानने वाली बात नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना है आपको, कि दूसरी जाति का पौधा हो गया तो समझ लीजिए वो गेहूं नहीं कहलाएगा, पर गेहूं तो है वो माना मैंने, लेकिन वो इसके हिसाब से खरपतवार है। क्या है वो, खरपतवार है। कौन सा खरपतवार है, रोगय खरपतवार है। सीधी सिंपल सी बात, किसी जाति को हमने बो रखा है खेत में, किसी दूसरी जाति, फसल वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फसल चेंज हो गए। गेहूं की बहुत सारी जातियां होती हैं, आप लोग जानते हैं, चना की भी बहुत है, मतलब किसी का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, बस समझाने के लिए आपको। क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, सब जानते हैं इनको। देखिए अब बात करेंगे खरपतवारों की विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वीड्स। वीड्स की जो विशेषता है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहली विशेषता या गुण जो है वो ये है कि खरपतवारों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक पाई जाती हैं। सब जानते हैं इस बात को कि जो खरपतवार होते हैं इनकी जड़ें फसल की तो जो होती हैं ऊपर ही रहती हैं, खरपतवारों की तो 2-3 मीटर तक नीचे
चली जाती हैं और नीचे से भी पोषक तत्वों को खींच लेती हैं, नीचे से ही पानी को खींच लेती हैं। तो कहने का मतलब पहली विशेषता ये है कि खरपतवारों की जड़ गहरी जाती है। दूसरी बात है बच्चों, खरपतवार प्रतिकूल मौसम में भी अपनी वृद्धि करते रहते हैं। प्रतिकूल मौसम का मतलब ये है चाहे सर्दी पड़े, चाहे गर्मी या वर्षा, कुछ भी हो, मतलब वो प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी अपनी वृद्धि, अपना विकास अच्छी प्रकार से करते रहते हैं। समझ में आई ये बात? तो दूसरी ये विशेषता है। तीसरी बच्चों, खरपतवार के बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। जी हाँ बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है कि खरपतवारों के बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। मतलब बच्चों ऐसे बीज होते हैं इनके के हजारों साल तक रखे रहे ना, तब भी इनके बीजों को बाद में यदि बोया जाए तो उनमें जर्मिनेशन या अंकुरण हो जाएगा। तो समझ में आई आपको विशेषताएं कि खरपतवारों की कौन सी विशेषताएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बच्चों खरपतवारों के लाभ की। एडवांटेज ऑफ वीड्स, खरपतवारों के क्या लाभ होते हैं बच्चों? खरपतवारों के निम्नलिखित लाभ होते हैं। सबसे पहला है कि खरपतवारों का जो प्रयोग है सब्जी के रूप में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, खरपतवारों से सब्जी बनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे किससे सब्जी बनती है भाई, तो मैं आपको बता दूं, वथुआ है, चौलाई है ना, तो इनसे क्या बनाया जाता है, नोनिया की भाजी खाई है सब लोगों ने। तो ये सब क्या है, खरपतवार है जनरली, लेकिन इनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं। तो पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ हमको ये होता है कि खरपतवार हरी खाद का भी कार्य करते हैं। और हरी खाद सब लोगों ने पढ़ ली है, क्या होती है, दलहनी फसलों को उगा करके और उन्हें खेत में जोत देना ही क्या, और सड़ करके वो हरी खाद बन जाती है। तो बच्चों जैसे सेंजी है, सेंजी एक खरपतवार होता है, सफ़ेद सेंजी होती है, पीली सेंजी होती है, दो प्रकार की सेंजी होती है, और ये दलहनी कुल की है। एक और बता देता हूँ मैं आपको, और इन दोनों से आप हरी खाद बना सकते हो, ठीक है ना। तो हरी खाद भी बना सकते हैं, ये सेकेंड आपका लाभ हो गया। थर्ड है आपको, खरपतवार पशुओं के लिए चारे का काम करते हैं। जी हाँ बच्चों, जो खरपतवार होते हैं ना, पशु इनको खाते हैं, सब जानते हैं पशुओं का तो मुख्य भोजन चारा ही है, ठीक है ना। वो चारा हमारे लिए क्या है, खरपतवार है भैया। तो इसलिए पशु को यहाँ से भी लाभ मिलता है। चौथा खरपतवारों से लाभ है कि भूमि कटाव को भी रोकते हैं बच्चों। ये भूमि कटाव क्या होता है बच्चों, ये जो खरपतवार होते हैं ना, ये भूमि, जैसे पानी बरसता है तो पानी साथ मिट्टी बह जाती है, यदि खरपतवार हो तो मिट्टी कम बहेगी। कैसे? क्योंकि खरपतवारों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, अच्छी प्रकार से बांधे रखती हैं, जिससे जो मिट्टी होती है ना वो बहती नहीं है। तो ध्यान रखना, भूमि कटाव को भी ये रोकते हैं। तो बेटा क्या आपके खरपतवारों के लाभ हुए, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से आप लोग समझते चलना, पढ़ते चलना। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, खरपतवारों की हानियां लिखिए। डिसएडवांटेज ऑफ बीड, बच्चों किसी चीज़ से यदि लाभ होता है तो उससे हानि बिल्कुल होती है। देखिए क्या हानि होती है। नंबर 1, खरपतवार भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, जो खरपतवार होते हैं भूमि से पोषक तत्वों को खींच लेती हैं, जिससे भूमि की क्या खराब हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये आपके क्या करते हैं, भूमि की जो फर्टिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। सेकंड आपका जो बच्चों हानि है वो है कि खरपतवार भूमि की कीमत को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, मान के चलिए कहीं पर आपकी ज़मीन है, कहीं पर आपकी भूमि है, और उसमें कोई ऐसा खरपतवार जैसे गाजर घास है, यह एक खतरनाक खरपतवार होता है। गाजर घास सब लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद फूल की एक रूखड़ी होती है। ये यदि आपके खेत में उग आई तो बच्चों इसको खत्म करना असंभव हो जाता है, इसको नष्ट करना असंभव हो जाता है। यदि मान के चलिए आप उस खेत को या उस भूमि को बेचोगे तो कोई भी व्यक्ति उसको कम रेट में लेगा, क्योंकि उसे भी वही समस्या का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसलिए उसकी कीमत जो है कम से कम वो लगाएगा। तो कहने का मतलब उसकी कीमत कम हो जाती है खरपतवारों से। दूसरा लॉस ये हुआ। तीसरा लॉस है बच्चों, खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं में रोग फैलाते हैं। जी हाँ, ये गाजर घास है ना बच्चों, इसके फूल यदि हमारी बॉडी से टच हो जाए ना तो बॉडी में बच्चों क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है।
और भी बच्चों विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सत्यानाशी है। सत्यानाशी के बीज यदि सरसों के बीज के साथ फिर जाते हैं, तेल में निकल आता है, उनका भी तेल साथ में है, और उस तेल का यूज यदि हम करते हैं तो तेल के साथ बच्चों हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। ठीक है ना। और चौथा आपका पॉइंट है, खरपतवार फसलों की उपज को कम कर देते हैं। जी हाँ, जब वो पोषक तत्वों को खींच लेते हैं खरपतवार, तो हमारी फसलों को कुछ नहीं मिल पाता, तो इससे हमारी उपज घट जाती है और फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। तो बच्चों, खरपतवारों के द्वारा क्या हानियाँ होती हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे, खरपतवार नाशी या शाकनाशी किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो वीडीसाइड या हम हर्बिसाइड किसे कहा जाता है? वीडीसाइड या हर्बिसाइड किसे कहा जाता है? बच्चों, वे रसायन, ऐसा केमिकल जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शाकनाशी या खरपतवार नाशी कहलाते हैं। नींदानाशी भी इनको कहा जाता है। वो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बच्चों, जैसे हम लोग अभी, जैसे तोर खड़ी थी, हमारी सोयाबीन खड़ा था, आपने देखा बहुत सारे खरपतवार, बहुत चारा हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ आपकी बार, तो ये कंडीशन हो गई भाई, बड़ी स्थिति खराब है। केमिकल अगर हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी फसलों को, हमारी ज़मीन को। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी भूमि जो है ना पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी, कोई मतलब की भूमि नहीं बचने वाली, क्योंकि आज की डेट में हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो जो दवाएं हों, ये बहुत ही घातक हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं। आज जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण है ये केमिकल। जितना भी हम आज से 25-30 साल पहले मुड़कर देखते हैं, तो ये ना तो इतनी बीमारी थी और ना ही इतनी हमारी भूमि जो बंजर हो रही थी ना, ख़राब हो रही थी। आज की डेट में थकापेल जो किसान होता है, उसको मतलब नहीं है कि क्या क्वालिटी रहेगी, क्या अंदर पाया जाएगा इस बीज में, उसको सिर्फ मतलब है प्रोडक्शन से। ठीक है ना। और भाई अब आज का ज़माना उसी हिसाब से प्रोडक्शन से लेना देने वाला, तो वही चल रहा है। स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है आगे से, लगभग आज से 25-30 साल बाद की आप देखोगे स्थिति, तो एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ख़राब आपको मिलेगी। रीज़न उसका यही रहेगा, केमिकल का सबसे ज़्यादा यूज करना। आज पंजाब हरियाणा की ये स्थिति बन गई है बच्चों कि वहाँ पर जो है ना, इतना इन्फेक्टेड खाना खा रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा जो रोगी लोग हैं या सबसे ज़्यादा आपको पंजाब हरियाणा में मिलेंगे इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल का यूज कौन कर रहा है? कि हरियाणा, पंजाब, अब उत्तर प्रदेश में भी यूज किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोग भी यूज कर रहे हैं। हम तो अभी से 2-4-5-10 साल से यूज करने लग गए, लेकिन वह लोग काफ़ी दिनों से केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे केमिकल्स पर प्रतिबंध भी कर दिया गया है, जैसे डीडीटी है, वीएचसी है, बहुत सारे अब के बंद कर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिति बनती जा रही है। इस चीज़ों को भी हमें, इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। आने वाली जो पीढ़ी है वो इस भूमि का उपयोग कर सके। अगर यही स्थिति रही ना, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा इस भूमि का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे होंगे कि सर, अगर हम दवाई और वो क्या कहते हैं, खाद खेत में न डालें तो हमारी फसल होगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फसल नहीं होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपने आपकी फसल को आदी बना लिया है, आपने अपनी भूमि को उसका आदी, इतनी हैबिट हो गई है कि यदि फर्टिलाइज़र नहीं मिला, खाद नहीं मिली या दवाई नहीं मिली, तो भाई बिल्कुल प्रोडक्शन घटेगा। सीधी सी बात है। अब क्या करें? अभी तो कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का। साइंटिस्टों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब हाथ में जो है किसान के में है। अब किसान को प्रोडक्शन तो चाहिए, अब प्रोडक्शन तो बोलेगा। तो इसलिए अब क्या कहा जा रहा है कि अब आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। कार्बनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं किसान, बहुत कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना केमिकल यूज करके हो रहा है। अब केमिकल से बीमारियां हो रही हैं, तो क्या है, हो जाए, बहुत सारी जनसंख्या मरेगी तभी कुछ होगा, है ना। चलिए छोड़िए, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि को समझ लेते हैं बच्चों। खरपतवार नियंत्रण हम यांत्रिक है भौतिक विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं, समझिए बच्चों। इस विधि में खरपतवारों, एक मिनट, इस विधि में खरपतवारों को यंत्रों द्वारा नष्ट किया जाता है। जी हाँ, कैसे? इसको भौतिक विधि भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखें। फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड कहा जाता है, दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग। देखो, आप खरपतवारों को हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते हो, निंदाई गुड़ाई कर सकते हो,
पानी भरकर नष्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर फसल में खड़े हैं तो कैसे नष्ट करेंगे, पानी भर के हमारी फसल नहीं नष्ट हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, मैं फसल की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके जनरल रूप से खेत में खरपतवार खड़े हैं तब आप पानी भरोगे तो जो उसकी जड़ हैं खरपतवारों की जड़ गल जाएंगी और पौधे नष्ट हो जाएंगे। जलाना, खरपतवारों में आग लगा सकते हो आप लोग, काट सकते हो। तो इस प्रकार से हम कुछ हद तक मैकेनिकल मेथड का यूज करके, वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इस ये वाला जो मेथड है ना, यांत्रिक जो विधि है ना, सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका यूज करके हम काफ़ी हद तक खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ओटी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरी ओटी भी हो जाएंगे। इसमें हम आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं कि खरपतवार नियंत्रण की कृषक विधि को समझाइए। नंबर 1, फसल चक्र द्वारा। फसल चक्र सब लोग जानते हैं कि फसलों को अदल बदल कर बोएं। जैसे एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने सोयाबीन बो रखा था, सोयाबीन में इतने खरपतवार हुए कि अब की बार प्रोडक्शन बिल्कुल लॉस में चला गया, किसान बिल्कुल लॉस में चला गया, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है सोयाबीन का। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 56 तरह की दवाएं यूज करते हैं, हमारा खरपतवार बिल्कुल मरा ही नहीं है, अब की बार ख़त्म ही नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, इतनी सारी दवा डालने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि अब वो रेसिस्टेंट पावर आ गई है उसके अंदर। क्या आ गई है? उस चारे के अंदर रेसिस्टेंट पावर आ गई है। कहने का मतलब प्रतिरोधकता क्षमता आ गई है उस दवाइयों को झेलने की। कितना कंसंट्रेट की दवा बनाओगे आप लोग, कितनी सांद्रता की दवा बनाओगे, कितनी कर लो, ज़्यादा सांद्रता की बनाओगे ना, जैसे अभी आप 60% कर रहे हो, आगे 70 करोगे, 70 पर आपकी फसल मरने लग जाएगी उसी दवाई से, फिर क्या कर लोगे, है ना। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो केमिकल का यूज हमारी फसलों में किया जा रहा है बहुत खतरनाक होने वाला है। अब रेसिस्टेंट पावर आ गई है, चारा मरता ही नहीं है। पहले आज से 5 साल पहले दूसरी दवा यूज करते थे, आज दूसरी दवा यूज कर रहे हैं। बहुत सारी दवा लगे, दवा यूज करो, कतरा करो, कर दो, जितना करना है करो, सब नुकसान ही है भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, फिर कह रहे होंगे बच्चे सर फिर क्या करें, तो भाई कुछ मत करो, पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट। गर्मियों में गहरी जुताई द्वारा भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों, शुद्ध एवं साफ बीज का प्रयोग करके हम खरपतवारों को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। और सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, गर्मियों में यदि, अच्छा ये यहीं से समझिए, पहला है फसल चक्र द्वारा। तो फसल चक्र द्वारा मानकर चलिए अभी आप सोयाबीन बोते हो, आप सोयाबीन को 2-3 साल तक अपने खेत में मत बोइए। फिर क्या बोएं? फिर आप उसकी जगह ज्वार बो सकते हैं, मक्का बो सकते हैं, कपास बो सकते हैं, मूंगफली बो सकते हैं। अच्छा, तो क्या उसमें चारा नहीं होगा? जी हाँ, कुछ चारा उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ बीज सोयाबीन के साथ खरपतवारों के रहते हैं और वो सोयाबीन जैसे ही आप बोते हो तो फिर उसमें उग जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये भी होता है कि कुछ सुटेबल होते हैं सोयाबीन के साथ उगने के लिए, उनको अच्छा लगता है उसके साथ उगने के लिए। अच्छा लगने का मतलब अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं। यदि आप ज्वार बाजरा के साथ बोगे तो ज्वार बाजरा जो होती है ना, बड़ी फसल होती है, मतलब ऊंची जाती हैं, तो खरपतवार तो नीचे छोटे रह जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। उनको मतलब ना तो धूप मिल पाएगी, पोषक तत्व भी नहीं खींच पाएंगे क्योंकि वो बड़ी फसल होती है, जल्दी पोषक तत्व खींच लेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो ये चीज़। दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ कि गर्मियों में गहरी जुताई करके। बच्चों, गर्मियों में आप गहरी जुताई अगर यदि आपके खेत की कर देते हो तो उससे क्या होगा, जो खरपतवारों के बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो धूप के द्वारा या जो धूप के द्वारा क्या होंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय हो जाएंगे तो उनका अंकुरण फिर नहीं होगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा है शुद्ध एवं साफ बीज का प्रयोग करके। जी हाँ, जो हम बीज डालते हैं खेत में उसमें क्या होता है, बीज साफ नहीं होता, कई बार उसमें खरपतवारों के बीज पहले से ही मिल रहे हैं और फिर वो बीज आपने खेत में प्रयोग किया तो सही बात है, वो भी अंकुरण होंगे, खरपतवारों का भी अंकुरण करेगा साथ में। तो ये इस प्रकार से तो साफ और शुद्ध बीज का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। चौथी बात कही है कि सड़ी गली बिल्कुल खाद का प्रयोग करके। बच्चों, एक चीज़ आपको मालूम होगी कि जो सड़ी गली खाद होती है पशुओं से आती है। पशु यदि कोई भी दाना खाता है तो पशु का कोई भी दाना पचता नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। आप पशु को गांव पे गेहूं खिलाते हो, गेहूं पचते हैं क्या? नहीं पचते। गेहूं बिल्कुल गोबर में निकल जाते हैं, देखे होंगे। तो उसी प्रकार खरपतवारों का भी होता है बच्चों। खरपतवारों के बीज यदि पशु खाता है ना तो वो भी आपके पचते नहीं है, वो भी भाई गोबर के द्वारा, और आप उसको रोड़ी पे डाल देते हो। कहाँ पे डाल देते हो? रोड़ी पे। और रोड़ी सड़ी नहीं और फिर भी आप उसको खेत में पटक आते हो। जब खेत में पटक आते हो तो वहाँ पर भी वो
पहुंच गया और वहाँ पर उग जाएगा खरपतवार। तो मेरा कहने का मतलब ये है, खाद अच्छी प्रकार से पची हुई सड़ी हुई खाद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कच्चा गोबर पट गया खेत में, नहीं तो फिर आप जानो खरपतवार तो फिर उगेंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ हद तक खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी आपके लिए। ओटी कल करा दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना? कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों जितना हो सके शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कहीं किसी को समस्या आए तो आपको पता ही हमारा मोबाइल नंबर 7224002628 या दूसरे नंबर पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।